हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक शानदार डिस्कशन। दोस्तों आज का टॉपिक है बिल यानी विधेयक। दोस्तों सरकार टाइम पर नए एक्ट बनाती है, तो अगर सरकार को एक्ट बनाना है तो उसके लिए सरकार को पहले एक बिल लाना पड़ता है। बिल यानी एक प्रपोजल, और किसके सामने लाएगी? संसद के सामने लाएगी। दोस्तों हमारे संविधान में किसी भी बिल को पेश करने का या कोई एक्ट बनाने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है संसद को, यानी संसद के सामने वो बिल पेश होता है, फिर उसका एक्ट बन के आता है। अब जैसे कि आजकल किसान बिल आ रखा है, तो किसान बिल पर काफी हंगामा भी हुआ है। टाइम पर गवर्नमेंट ऐसे एक्ट बनाती रहती है, तो कुछ उसे सपोर्ट करते हैं, कुछ उसे अपोज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक्ट कोई भी बनता है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके न्यूज में रहता है, तो हमें समझना होगा कि वो एक्ट बनता कैसे है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट इसके से बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर समाज में रहना है तो राजनीति को समझना पड़ेगा। हमारी भारत की राजनीति कैसी है, पार्टियों की राजनीति कैसी है, उसके लिए आपको संविधान समझना होगा, संविधान पढ़ना होगा कि कोई भी काम जो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है। ये तभी आप व्यू बना पाएंगे जब आप उसके बारे में जानते हैं। तो मेरा नाम है लोकेश। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों बिल यानी विधेयक। बिल कहां पर पेश होता है? संसद में होता है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो बिल संसद में पेश होता है, यानी पार्लियामेंट में पेश होता है। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये असेंबली यानी जो वहां की विधानसभा है, विधानसभा या विधान परिषद, तो वहां पर पेश होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। विधायी प्रक्रिया मतलब कि किसी बिल को एक्ट वगैरह बनाना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, तो उस पर पूरा एक प्रोसेस दिया गया है। अब विधायी प्रक्रिया ये दोस्तों हमने कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बिल को समझने से पहले आप समझिए कि बिल संसद में पेश हो रहा है, तो संसद के कितने पार्ट हैं? संसद 3 पार्ट में है। कितने अंग हैं संसद के? 3। पहला लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो बिल इन तीनों से होकर गुजरता है। मतलब किसी बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है, उसमें पूरा संसद का हाथ होता है। अब देखते हैं कि बिल के प्रकार क्या क्या होते हैं। दोस्तों बिल को जब पेश किया जाता है तो इसके 2 प्रकार हैं पेश करने के आधार पर। कौन कौन से हैं? एक है पब्लिक बिल, दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल। जो आपका पब्लिक बिल है इसे गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल है ये आपका कोई प्राइवेट मेंबर इसे पेश करता है। अब इसे पब्लिक बिल क्यों कहते हैं या गवर्नमेंट बिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन बिल को कौन पेश करता है? कोई मंत्री पेश करता है। मंत्री यानी सरकार। तो जब किसी बिल को सरकार पेश कर रही है तब वो बिल कौन सा हो गया? गवर्नमेंट बिल यानी पब्लिक बिल। अगर उसे कोई एमपी पेश कर रहा है यानी जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है और सांसद है, तो उस बिल को क्या कहेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। ज्यादातर कंडीशन होती है इस बिल के पास होने की, और ऐसे भी कई बिल आज से हिस्ट्री में आए हैं जो प्राइवेट मेंबर ने बिल डाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर गवर्नमेंट को यह बिल पेश करना है पब्लिक बिल, तो उसे 7 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। कितने दिन का? 7 दिन का। ठीक है, इसमें 7 दिन का नोटिस पीरियड है। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो इसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड है। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल को पेश कर रहा है तो उसे 30 दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इसका नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? अब बिल को पेश करना है तो या तो लोकसभा में पेश करेंगे या राज्यसभा में पेश करेंगे। तो अगर लोकसभा में पेश किया तो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन कि कहां पर स्पीकर होता है और कहां पर चेयरमैन होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बात हुई पेश करने के आधार पर बिल कितने प्रकार के हुए। अब उनका प्रोसेस जो चलता है, प्रोसेस के आधार पर उनको बांटा गया है 4 पार्ट में। सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल दोस्तों आपको आर्टिकल 107 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 107 में, अनुच्छेद 107 में ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य विधेयक के बारे में बताया गया है। दूसरा आता है मनी बिल। मनी बिल को बोलते हैं धन विधेयक। यह आर्टिकल 110 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 110 में। फिर आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल यानी वित्तीय विधेयक। यह दोस्तों अनुच्छेद 117 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 117 में। फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट होता है दोस्तों ये
यानी संविधान संशोधन बिल, इसमें संविधान को संशोधित किया जाता है। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? यह दिया गया है आपको 368 में। किस अनुच्छेद में? 368 पार्ट 20 में दिया गया है। पार्ट कौन सा है? 20th पार्ट है और उसका आर्टिकल 368। दोस्तों यहां से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, इन सब एग्जाम में। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी बिल को, कि जब ऑर्डिनरी बिल पेश होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। अब समझ लेते हैं ऑर्डिनरी बिल है क्या चीज। दोस्तों जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, यानी जो सामान्य चीजों पर अगर किसी बिल को पेश कर रहे हैं, कोई एक सामान्य ऐसा एक एक्ट बनाना है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी बिल होता है, सामान्य विधेयक। जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, तो वो कौन सा बिल है? ऑर्डिनरी बिल ही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है दोस्तों। अब ऑर्डिनरी बिल इसमें प्रोसेस के बिहाफ पर तो वो भी माना जाता है, जैसे कि आपका नया स्टेट बनाना है, ठीक है, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है। जैसे तेलंगाना बनाया गया, उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया गया। पहले क्या था? उड़ीसा, और फिर इसे क्या कर दिया गया? ओडिशा। तो अगर इस तरीके का है तो उसमें प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, बट वो दिया गया है संविधान संशोधन बिल के अंदर। ठीक है, जब मैं संविधान संशोधन बिल आपको कराऊंगा उसके अंदर अच्छे से डिफाइन कर दूंगा कि उसमें ऑर्डिनरी प्रोसेस क्यों दिया गया है। अब हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल को प्रोसेस के बिहाफ पर कितने पार्ट में बांटा गया है। दोस्तों जब ये बिल पेश होता है तो ये 5 अलग अलग स्टेजेस में ये बिल पास होता है। ठीक है, स्टेजेस क्या है? पहले इसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी, फिर ये सेकंड हाउस को दिया जाएगा और फिर प्रेसिडेंट को दिया जाएगा लास्ट में। मैंने आपको बताया कि बिल अगर पास करना है तो उसमें किसका हाथ होता है? पूरा संसद का हाथ होता है। ठीक है, तो संसद, पूरे संसद में ये चीजें घूमती हैं। संसद मतलब पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। अब दोस्तों ऑर्डिनरी बिल में प्रावधान है कि ये लोकसभा में भी पेश हो सकता है और ये राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। तो इस बिल को हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जिस भी सदन में हमने इसे पेश किया तो उसमें प्रोसेस होगा। क्या होगा? माना लोकसभा में अगर इसे हम पेश कर रहे हैं तो इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। बिल को पहले बताया तो जाएगा कि बिल किस चीज के बारे में है। तो फर्स्ट रीडिंग में इसका टाइटल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? टाइटल। मतलब ये बिल है क्या, किससे रिलेटेड है, बस इतनी सी बातें होती हैं। फिर आता है सेकंड रीडिंग पे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि इस पर डिस्कस होता है। पहले मैं टाइटल पढ़ लिया, फिर सेकंड रीडिंग में उस पर डिस्कस होता है। बिल अलग अलग क्लॉज में बांटा जाता है दोस्तों, मतलब बिल के भी अंदर अलग अलग भाग होते हैं। तो अलग अलग भागों को, अलग अलग क्लॉज को पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है और उस पर वोटिंग होती है। तो इस पर क्या है? डिस्कस होगा। ठीक है, इस पर डिस्कशन होता है, अलग अलग पार्ट में डिस्कशन होता है, उसमें वोटिंग होती है। अलग अलग पार्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों संसद में जैसे लोकसभा है तो उस पर दोनों पार्टियां हैं, सरकार के भी उसमें मेंबर हैं और विपक्ष के भी उसमें मेंबर हैं। तो ये दोनों ही आपस में डिस्कस करते हैं। इसी में अमेंड किया जाता है। मतलब अगर कोई बिल आया, उसका कोई एक पार्ट है और वो अपोजिशन को पसंद नहीं आया, तो अपोजिशन उसमें अमेंड की मांग करता है, यानी संशोधन की मांग करता है। तो वो भी किस रीडिंग में होता है? सेकंड रीडिंग में होता है। समझ गए? इसमें दोस्तों अलग अलग क्लॉज में बांट के वोटिंग हो जाती है कि ये पार्ट हमें रखना है, ये पार्ट नहीं रखना है। इतना समझ गए आप? फिर बिल आता है तीसरे स्टेज में, जो है थर्ड रीडिंग। दोस्तों थर्ड रीडिंग में आपको याद रखना है कि इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है बिल पर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। तो इसमें फाइनल वोटिंग होती है। सेकंड वाले स्टेज में अलग अलग क्लॉज में वोटिंग होती है, लेकिन थर्ड रीडिंग में टोटल बिल पर एक वोटिंग होती है, यानी फाइनल। तो वहां पर देखा जाता है कि उसे या तो रिजेक्ट कर लिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? फाइनल वोटिंग होगी। ठीक है, फाइनल वोटिंग होगी। दोस्तों यहां पर या तो बिल रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या तो पास हो जाता है या रिजेक्ट कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बनता है कि यहां पर ये वोटिंग किस तरीके से होती है, इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी के आधार पर। किस पर? सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, यानी विशेष बहुमत, और एक होता है सामान्य बहुमत। तो जो सिंपल मेजोरिटी है दोस्तों, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अलग अलग बिल में अलग अलग तरीके से होता है वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी होती क्या है दोस्तों? यहां पर देखा जाता है कि संसद में कितने प्रेजेंट हैं और कितनों ने वोट किया है, उसका आधा +1। समझ लेते हैं क्या कह रहा हूं मैं?
वोटिंग एंड प्रेजेंट, मतलब जो उपस्थित हैं और जिन्होंने वोट किया है उसका दोस्तों 1/2 यानी आधा प्लस 1। अब इसे समझते हैं। अगर माना संसद में उस दिन 100 लोग हैं, कितने हैं? 100 लोग। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर दोस्तों संसद में 100 लोग हैं तो 100 लोग में से क्या होगा? 100 का आधा प्लस 1, तो यानी अगर ये 51 लोगों ने इसके पक्ष में, बिल के पक्ष में वोटिंग की है तो वो बिल उस सदन में पास हो जाता है। समझ गए? और अगर नहीं किया है 51 लोगों ने यानी 51% ने, तो बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझ गए? अब दोस्तों यहां पर हो गया बिल पास, 51 थे और उन्होंने इसे पास कर दिया। अब हम जाते हैं अगली स्टेज पर। जब बिल एक सदन में से पास हो जाता है, जैसे लोकसभा में से पास हो गया, अब बिल जाता है राज्यसभा में, ठीक है, सेकेंड हाउस, तो बिल सेकेंड हाउस में चला जाता है। यह है चौथी स्टेज बिल की। सेकेंड हाउस में बिल जाएगा तो सेकेंड हाउस में भी सारा यही प्रोसेस होता है। ओके। अब दोस्तों कोई भी सदन किसी भी बिल को 6 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकता। समझ गए? 6 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि कितने महीने तक कोई भी सदन किसी बिल को रोक सकता है, तो कितने महीने तक? 6 महीने तक रोक सकता है। 6 महीने के अंदर उसे उस बिल को पास करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, अमेंड वगैरह जो करना है सब उसी के बीच में करना पड़ेगा। तो यहां से लोकसभा में तो पास हो गया था, अब कहां चला गया था? राज्यसभा में। तो राज्यसभा उसे 6 महीने तक रोक सकती है या तो उससे पहले अपना डिसीजन सुना सकती है। समझ गए? फिर माना यहां से पास हो गया, अब बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। जो फाइनल स्टेज है किसका है? राष्ट्रपति। ये पहले लोकसभा में चला, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति किसी बिल को या तो अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे निरस्त कर सकता है। ये उसके पास पावर होती है। इन पावर को कहते हैं वीटो पावर, ठीक है, यानी वीटो शक्तियां। वीटो शक्तियों में क्या क्या होती हैं उसकी? सस्पेंशन वीटो यानी निलंबनकारी वीटो, दूसरा होता है पॉकेट वीटो, तीसरा होता है एब्सोल्यूट वीटो, इसे आत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर है, वो इन बिल के थ्रू बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है या फिर से उसे वापस भेज सकता है। अब देख लेते हैं सस्पेंसिव वीटो में होता क्या है। दोस्तों एक आर्टिकल आप याद रखिए, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को इसके स्वीकृति का अधिकार दिया गया है, मतलब वो उसकी स्वीकृति रोक सकता है, स्वीकृति दे भी सकता है। तो किसमें दिया गया है? कौन से आर्टिकल में? 111 पर। सस्पेंसिव वीटो में राष्ट्रपति उस बिल को अगर माना उसे स्वीकृति नहीं देना है, वो चाहता है कि इस पर कोई संशोधन हो इस बिल में, तो वो फिर से उससे लोकसभा को यानी किसी भी सदन को वो भेज सकता है। वो इसे भेज देगा एक सदन में, यानी चाहे लोकसभा में, एग्जांपल दे देते हैं, तो उसने इसे लोकसभा में भेज दिया। ये आप ध्यान रखिए कि सस्पेंसिव वीटो में क्या पावर होती है उसके पास? वो बिल को वापस सदन के पास भेज सकता है अमेंड करने के लिए। अब इस केस में अगर सदन बिना किसी अमेंडमेंट किए उसे वापस भेज देती है, मतलब ये बिल यहां पर आया और इन्होंने बिना किसी अमेंडमेंट के साथ उसे दोबारा से राष्ट्रपति को दे दिया है फाइनल स्वीकृति देने के लिए, तो राष्ट्रपति को उस केस में उसमें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। याद रखिएगा, इस केस में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति उसमें देनी ही पड़ेगी, ये उसके लिए बाध्य है। ओके। फिर हम देखते हैं पॉकेट वीटो को। पॉकेट वीटो में क्या होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए अपनी स्वीकृति को रोक देगा, यानी उस पर डिसीजन सुनाना है उसे, यानी चाहे वो उसे स्वीकृति देगा चाहे वो इसे रिजेक्ट कर देगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख देता है। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, मतलब उसने अपने जेब में रख दिया, ठीक है, यानी बस्ते में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इस केस में क्या होगा कि वो इस पर कोई भी अपना डिसीजन नहीं देगा, इसके बारे में कुछ कहेगा ही नहीं वो। ओके। उसके पास गया, उसने डाल दिया ठंडे बस्ते में, कुछ नहीं बोलेगा इस बिल के बारे में कि मैं इसे कब स्वीकृति दूंगा कब नहीं दूंगा, मुझे लौटाना है नहीं लौटाना है, कुछ नहीं बोलेगा। समझ गए? अब तीसरा आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति अपने पास उसकी स्वीकृति को होल्ड कर देता है, मतलब वो डिसीजन तो सुनाएगा लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे टाइम दो, हम अभी से डिसीजन नहीं सुना सकते। समझ गए आप? इसमें ये एक केस होता है। अब दोस्तों अगर ऐसा कोई केस आ जाता है कि पहले कैबिनेट थी फिर कैबिनेट चली गई, यानी सरकार बदल गई, अब सरकार जब दूसरी सरकार आई, बिल तो पहले सरकार ने पेश किया था, राष्ट्रपति के वहां से पास हो गया था, राष्ट्रपति के पास बिल गया था, राष्ट्रपति ने उसमें एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया है, उसने अपनी स्वीकृति उसमें रोक रखी है, मतलब अपना डिसीजन उसमें रोक रखा है। दूसरी सरकार आई और दूसरी सरकार ने सलाह दिया राष्ट्रपति को कि आप इस पर अपनी स्वीकृति ना दें। समझ गए? दूसरी सरकार कह रही है राष्ट्रपति को आप इस पर अपना कोई भी डिसीजन ना दें,
या ऐसे रिजेक्ट कर दें या ऐसे एक्सेप्ट कर दें, वो उसके ऊपर है। जो वो सलाह देगा वो राष्ट्रपति को इस केस में मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 74, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम किसका है? कैबिनेट का है, और इस केस में राष्ट्रपति उस सलाह को मानेगा। समझ गए आप? बस जी, मैंने आपको क्या बताया? ये ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस बताया। ऑर्डिनरी बिल में ये सारे वीटो हो सकते हैं, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो हो सकता है, पॉकेट वीटो हो सकता है और एब्सोल्यूट वीटो हो सकता है। पॉकेट वीटो का दोस्तों एग्जांपल है ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और उन्होंने पोस्ट ऑफिस एक बिल आया था राजीव गांधी के टाइम में, उसको उन्होंने पॉकेट वीटो कर लिया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अपनी कोई स्वीकृति ना दी थी ना उसमें कुछ बताया था, बस उन्होंने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और पॉकेट वीटो कर लिया, अनिश्चित काल के लिए उसे रोक दिया। समझ गए दोस्तों? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने आपको क्या क्या बताया? आर्टिकल आपको याद रखना है, आपको इसका प्रोसेस याद रखना है कि कैसे कैसे बिल पास होता है, कोई सदन उसे कितने टाइम तक रोक सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति को अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति देने का? वो दिया गया है 111 में, वो अपनी वीटो पावर भी उस पर लगा सकता है। समझ गए? प्रधानमंत्री सलाह किस में देता है? आर्टिकल 74 में देता है। ओके, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है ये आपको समझना है दोस्तों। अब यहां पर एक और कंडीशन बनती है। कंडीशन ये बनती है कि बिल लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में बिल गया और राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया, यह राज्यसभा में से पास हो गया और लोकसभा के पास गया और उसने इस बिल को पास नहीं किया, यानी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बिल इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को लगता है कि बिल इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस केस में राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग कराता है। क्या कराता है? जॉइंट सिटिंग। ओके, क्या कराता है? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति इस केस में जॉइंट सिटिंग कराएगा। किस आर्टिकल के तहत कराएगा? आर्टिकल 108 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग कराता है जब बिल किसी एक में रिजेक्ट हो जाता है। या हम कह सकते हैं दूसरा कंडीशन क्या बन सकती है कि बिल लोकसभा में से पास हुआ लेकिन राज्यसभा के पास 6 महीने हो गए उस बिल को, राज्यसभा ने अपने कोई डिसीजन नहीं दिया, तो उस केस में भी एक डेडलॉक आ जाता है बिल में। तो इसलिए उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिल को एक्ट बनवाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? 108 अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट सिटिंग कराता है। आपको यह बात याद रखनी है। तो जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब जॉइंट सिटिंग जब होती है, जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि दोनों सदन एक साथ बैठकर उस बिल पर चर्चा करें। तो दोनों सदन जब एक होकर बैठेंगे तो कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता करेगा। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर उस पर उस टाइम क्या होते हैं? प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बन जाता है। अब दोस्तों तो यहां पर भी जब जॉइंट सिटिंग कराएंगे, डिस्कशन होगा, यहां पर भी वोटिंग होगी। तो वोटिंग किस केस में होती है? वो होती है सिंपल मेजोरिटी। किस में होती है? सिंपल मेजोरिटी। मतलब ऑर्डिनरी बिल में कहीं पर भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, चाहे उसमें जॉइंट सिटिंग करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, हर जगह सिंपल मेजोरिटी ही है। बस आप इस लॉजिक से इसे याद रख लीजिए। अब दोस्तों हमें यह समझना है कि राष्ट्रपति को अगर इंपॉर्टेंस लगता है बिल का, वो तभी जॉइंट सिटिंग कराएगा। अगर यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो जॉइंट सिटिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है। समझ गए? इसमें कोई उस पर बाध्यकारी नहीं है कि उसे कराना ही होगा जॉइंट सिटिंग। दोस्तों अभी तक जॉइंट सिटिंग 4 बार हुई है। पहला जो हुआ था वो 1961 में हुआ था, डॉरी प्रोहिबिशन बिल पर हुआ था, इन दहेज निरोधक बिल पर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हुआ था बैंकिंग सर्विस अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग सर्विस अमेंडमेंट बिल कितने में आया था? 1978 में। तीसरा जो बिल आया था दोस्तों वो था पोटा। कौन सा था? पोटा। ये कब आया था? 2002 में आया था। तो 2002 में इस पर जॉइंट सिटिंग हुई थी। चौथा जो आया था वो हुआ था वुमेन रिजर्वेशन पर। किस पर? वुमेन रिजर्वेशन पर। वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था 2008 में। कब आया था? 2008 में। लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। जॉइंट सिटिंग का जो 4 बार हुआ है, इसमें 3 जो पहले के हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं और जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये अनसक्सेसफुल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अब तक जॉइंट सिटिंग कितनी बार कराई गई है, उनमें से कौन सा बिल अनसक्सेसफुल रहा है, कितने बिल सक्सेसफुल रहे हैं। समझ गए दोस्तों? मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल पर सारे के सारे चीजें बता दी हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, अगर रिजेक्ट होता है, डेडलॉक आता है तो उस पर क्या केस बन सकता है, तो जॉइंट सिटिंग का केस है। समझ गए दोस्तों? दोस्तों एक ही वीडियो में सारी चीजें बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में ये सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को
जय हिंद, जय भारत।